आज हम स्पेशली वी विल टॉक अबाउट इंटरमीडिएट versus transition state, right? So first of all, I am coming back to intermediate. As the name is suggesting you the way to tackle the intermediate. Inter means internal, and mediate means the mediator that actually is instill direction that rectant, one is rectant, and instill in direction when direction is just going to be proceed out. It's being instilled in between direction, the midst of direction, that is called intermediate. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट. और रिएक्टेंट को फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट. So in the middle, as your reactant is not completely had broken down and not your product is completely some made up, but it is in between the path, and that reagent is called the chemical reagent, the chemical entity which is produced in stew the reaction is called intermediate, right? तो हम इंटरमीडिएट की आज यहाँ पर इसके ऊपर एम्फेसिस करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, मैं बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू द फिजन. मुझे थोड़ा सा आपको फिजन बताना है कि जब भी कोई रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों फेनोमेनन होते हैं. ब्रेकिंग एंड मेकिंग, राइट? ब्रेकिंग एंड मेकिंग. जैसे कि सपोज अगर मैं एक जनरल रिएक्शन की बात करता हूँ, पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आई एम जस्ट कंसिडरिंग देयर ABCD, और सपोज कि ये फाइनली आपके पास बनने वाला है AC और BD, राइट? ऐसा कुछ होने वाला है. लेकिन अगर as you are just watching right now here, that A is entangled with C and B is entangled with D. So B is entangled with D. So how it would be possible? First of all, we have to be just leave out from the touch of A, right? So first of all, a breaking will occur here and breaking also will occur here, and after the breaking, these both simultaneously, the making phenomenon is also be just going simultaneously, right? So first of all, A has to be break from B and C has to be break from D, and these two on another way have to just make up a bond with each other, right? So not B to C, sorry, B to D. ऐसे है ना, ऐसे हमें नज़र भी आ रहा है कि B फाइनली इंटेंगल विद D एंड A इंटेंगल विद C. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इनकी ब्रेकिंग होगी. अच्छा, तो मैं पहले ब्रेकिंग पे आता हूँ, और ब्रेकिंग को ही हम कहते हैं फिजन. सो ये ब्रेकिंग कैसे होगी? देखिए ब्रेकिंग जो है, अब उसके तरीके को हम समझते हैं. ब्रेकिंग ऐसे हो सकती है, या तो ये बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच टूटे, कि ये एक इलेक्ट्रॉन A के साथ रह जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन B के पास रह जाए. ऐसे भी फिजन हो सकता है. इस फिजन को बच्चों हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन. होमोलाइटिक फिजन, right? This fission is called homolytic fission. There's a fission in which the two entities which are simultaneously being knotted to each other, the one entity is getting its own electron with its own, and second entity is getting its own electron with its own. Okay, no one is sharing in partial way. Okay, both are sharing in partial manner, as A just having its own electron and just be drawn out, B having its own electron and again be drawn out. सो अगर ऐसा आपके पास होमोलाइटिक फिजन होता है, तो आपके पास फाइनली आएगा एक फ्री रेडिकल ऐसे बचेगा और सेकंड फ्री रेडिकल ऐसे. तो इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स. तो ऐसा कुछ प्रोड्यूस होगा. लेकिन एक फिजन स्टूडेंट्स होता है हेटेरोलाइटिक, राइट? हेटेरोलाइटिक फिजन कैसे होता है, थोड़ा सा बिफोर कि हम थोड़ा सा डिस्कशन करें कि कैसे होता है. तो हेटेरोलाइटिक फिजन कुछ ऐसे होता है कि मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, और फिजन कुछ ऐसे हुआ कि बोथ द इलेक्ट्रॉन इसी के साथ चले गए, तो इट विल गेट पार्शियल नेगेटिव एंड इट विल गेट पार्शियल पॉजिटिव. अभी तो
ठीक है, और बाद में ब्रेक होने के बाद कंप्लीट नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा और कंप्लीट पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा फिजन हो रहा है, ऐसा ब्रेकिंग ऑफ फेनोमेनन चल रहा है जिसमें आपके पास दो एंटिटी जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो दोनों आयनिक चार्जेस हैं। ठीक है, आयनिक चीज़ प्रोड्यूस होगी। यहाँ आयनिक नहीं था, यहाँ न्यूट्रल स्पीसीज पैदा हुई थी जब होमोलिटिक फिजन हुआ था। लेकिन जब हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो एक के ऊपर नेगेटिव आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा, राइट। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, कि हमें जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं तो ये दो तरह के मैकेनिज्म वहाँ पे होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होंगी। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकिंग सिखा रहा था, और मैंने ब्रेकिंग में आपको दो फेनोमिनन सिखाए कि होमोलिटिक फिजन हो सकता है, हेटेरोलिटिक फिजन हो सकता है। ठीक है, मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि टुडे हमारा टॉपिक जो है वो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इन दोनों से ही आपके पास इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आज हम कैटायनिक इंटरमीडिएट की बात करेंगे जिनके ऊपर चार्जेस हैं। तो आज मैं सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ ले रहा हूँ दैट इज़ आई एम टेकिंग हियर कैटायनिक इंटरमीडिएट। ठीक है, एक एनायनिक इंटरमीडिएट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये इंटरमीडिएट की कुछ टाइप्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कैटायनिक इंटरमीडिएट वेरी फर्स्ट जो हम कैटायनिक इंटरमीडिएट की आज बात करेंगे, और कुछ न्यूट्रल इंटरमीडिएट भी पैदा होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल, राइट। जैसे कार्बीन हो गया हमारे पास, नाइट्रीन हो गया, कुछ न्यूट्रल इंटरमीडिएट भी हैं, कार्बीन, नाइट्रीन। लेकिन हम आज के टॉपिक में हम फोकस करेंगे ओनली कैटायनिक इंटरमीडिएट एंड एनायनिक इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। देखिए कैटायनिक इंटरमीडिएट को हम कहते हैं कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन, एंड हियर इट विल बी कॉल्ड एज कार्बेनाइन, राइट। तो मैं न्यूट्रल की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ अभी। देखिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। जो कार्बोकैटाइन है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। मैं जल्दी बात करूँगा। इसकी जो कार्बोकैटाइन की जहाँ तक बात रही आपके पास, आपको पता है ये होता है CH3 पॉजिटिव, ये होता है। इसकी कुछ इस तरह से होती है ज्योमेट्री जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। sp2 हाइब्रिडेशन होती है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री का एंगल होगा, यू नो ऑल दैट, एंड ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा p, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है अभी यहाँ पर। तो ये कार्बोकैटाइन की ज्योमेट्री है। देखिए कार्बोकैटाइन की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोकैटाइन की जनरेशन, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसमें हम इसको जनरेट करेंगे कि कैसे जनरेट हो सकता है ये, राइट। सो सपोज मेरे पास है, आई एम टेकिंग अ रिएक्शन देयर, मेरे पास कुछ एक रिएक्शन है CH और मेरे पास यहाँ Cl है, और मैंने जनरल सी रिएक्शन लिखी है एक्वस QH की। और मेरे पास क्या होने वाला है, मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा CH और यहाँ हो जाएगा OH, और मेरे पास आएगा KCl। यहाँ से तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन लग रही है कि इससे ये चीज़ प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये रिएक्शन असल में कैसे हुई मैं अगर थोड़ा सा बता दूँ आपको, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी हुई कि ये जो आपका Cl है इसकी प्रोडक्शन एक्वस सॉल्यूशन में सबसे पहले कार्बोकैटाइन यहाँ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो Cl नेगेटिव है वो आउट हुआ यहाँ से, और नेक्स्ट स्टेप में आपका जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा। वो यहाँ भी अटैक कर सकता है, ऊपर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटाइन जब भी अटैक करेगा तो आपके पास OH प्रोड्यूस होगा। तो कार्बोकैटाइन की जनरेशन यहाँ जरूर होगी कि इससे ये बना, तो इंस्टिव कार्बोकैटाइन प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। एक SN1 जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, SN1 रिएक्शंस में कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस होता है, ये एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो मैं एक SN1 रिएक्शन लेता हूँ ताकि मैं उसको थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस कर दूँ, फिर हम उसकी जनरेशन ही कर रहे हैं अभी कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो चलिए एक SN1 रिएक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा आइडिया लग सके SN1 रिएक्शन का। देखिए सपोज मेरे पास एक इसी एग्जांपल को मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, एक जनरल हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि मेरे पास ऐसे कुछ X है
जो लिविंग ग्रुप है, ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, SN1 में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप एज यू ऑल नो कि यहाँ पर ये X जो ग्रुप है ये यहाँ से क्लीव होता है और आपके पास कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये स्टेप 1 है SN1 रिएक्शन में, स्टेप नंबर 1 ऐसे प्रोड्यूस होता है। इससे जब ये क्लीव हुआ और यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है आपके पास X नेगेटिव, वो आउट हो जाता है। चलिए स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है SN1 रिएक्शन में, कि जो आपके पास कार्बोकेटाइन को जनरेट होता है, अब ये क्या करता है कार्बोकेटाइन आपका, जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, अब देखिए जो Y नेगेटिव है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑब्वियसली, जो Y नेगेटिव है, सॉरी जो Y नेगेटिव है, अब ये अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि इसके लिए जितनी डिस्टेंस इस लोब की है, इसके लिए उतनी डिस्टेंस इस लोब की भी है, यानी कि Y के पास बोथ अटैक यहाँ पे फिजिबिलिटी है। ये अप से भी अटैक कर सकता है, डाउन से भी अटैक कर सकता है। देखिए अटैक, जब भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो उसके पास दो तरह के अटैक्स होते हैं। वन इज कॉल्ड फ्रंट साइड अटैक और एक होता है हमारे पास बैक साइड अटैक। ठीक है, इन दोनों को अटैक्स को हम अटैकिंग रीजन के साथ स्टडी करते हैं। अगर ये देखिए, मान लीजिए जो X यहाँ से क्लीव हुआ है, उसने इस लोब को पकड़ के रखा था, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से कि इसने इस लोब को पकड़ के रखा है। अब ये Y भी उसी लोब पर अटैक कर दे जहाँ से X फिलहाल रिसेंटली निकला है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक। लेकिन अगर Y उस लोब को छोड़कर दूसरी लोब पर अटैक करे डिस्पाइट ऑफ दैट, तो उसको हम बोलते हैं बैक साइड अटैक। तो अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे बोथ अटैक पॉसिबल है स्टूडेंट्स। तो ये फ्रंट साइड अटैक भी, क्योंकि इसके लिए उतनी डिस्टेंस इस लोब की भी है, उतनी ही डिस्टेंस इस लोब की भी है, तो फ्रंट साइड अटैक होगा। तो कैसे होगा, इसने ऊपर से अटैक कर दिया तो Y ऊपर चला जाएगा और 3X नीचे, ये H, ये आपको पता चल गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर ये नीचे से अटैक करता है तो क्या बनेगा, Y डाउन में आएगा और 3C ऊपर को कर लेते हैं ऐसे। तो देखिए दो ज्योमेट्रीज मेरे पास प्रोड्यूस हो रही हैं स्टूडेंट्स, एज यू वॉचिंग राइट नाउ। दो ज्योमेट्रीज मेरे पास प्रोड्यूस हो रही हैं और ये दोनों की जो ज्योमेट्री है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उनमें ओरिएंटेशन की, अगर मैं स्पेशल ओरिएंटेशन की बात करूं तो अलग अलग है। यहाँ Y ऊपर क्यों है, यहाँ Y नीचे को है। यानी कि अगर ये मेरे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोड्यूस होगा, तो ये मेरे पास लीवो रोटेटरी होगा, है ना। यानी कि फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। 50% ये प्रोड्यूस हो रहा है, 50% ये हो रहा है, तो रैस्मिक मिक्सचर आप जानते हैं, DL का कॉम्बिनेशन। SN1 रिएक्शन की खासियत ही यही है कि आपके पास जो चीज़ बाद में प्रोड्यूस होगी ना, वो एक रैस्मिक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, राइट। अगर रैस्मिक मिक्सचर वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कि रिएक्शन कैसी है, SN1 है। और अगर रिएक्शन SN1 है तो ज़रूर वहाँ कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हुआ है। देखिए हम बना इससे यहाँ Y लगा रहे थे, सिंपल, मतलब X की जगह पे Y लगाना है ओनली, कि ठीक है, इसको ये सब्स्टिट्यूट करेगा Y। लेकिन इस रिएक्शन को प्रोसीड करने से बीच में एक और मेजर रोल आया, किसका, कार्बोकेटाइन का। ये है वो इंटरमीडिएट। मैं क्या बता रहा था आपको कि इंटरमीडिएट आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा हीरो है जो क्या करने वाला है, वो आपके रिएक्टेंट को फाइनली प्रोडक्ट में तो बदलेगा ही, लेकिन उसके बीच में ये थोड़ी सी अपनी झलक दिखा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट झलक है इसकी यहाँ पे। तो ये कार्बोकेटाइन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कार्बोकेटाइन जब भी प्रोड्यूस होता है कितनी स्टेप रिएक्शन होती है, यहाँ 2 स्टेप रिएक्शन हुई है। थोड़ा सा मैं ग्राफिकल व्यू आपको दिखा देता हूँ कार्बोकेटाइन का, या किसी भी इंटरमीडिएट का ग्राफिकल व्यू लेते हैं इनका। सॉरी, ग्राफिकल व्यू कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरफ को मैं एनर्जी प्लॉट करूँ और इस तरफ को रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉट करूँ, तो मेरे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। सॉरी, दिस वन, दिस दिस दिस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो आपके पास है ये रेक्टेंट है और ये आपके पास फाइनली प्रोडक्ट है, ठीक है। ग्राफ में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके पास व्हाट इज दिस, ये होती है आपके पास ट्रांजिशन स्टेट 1। ये जो पीक आपके पास होता है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट 2, एज यू ऑल नो। और ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रफ सा नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। थोड़ा सा मैं ग्राफिकल व्यू से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना चाह रहा था कि इंटरमीडिएट जो होता है स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी कम आती है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है। सेकेंडली एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मान लीजिए किसी ग्राफ में आपके पास ऐसे 2
क्रस्ट बने हुए हैं ऐसे दो, और एक ट्रफ है, तो एक इंटरमीडिएट पैदा होता है। यानी कि दो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब आप समझते हो क्या होता है? अगर किसी भी रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट आती हैं मींस वो टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और स्टूडेंट टू स्टेप रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट पैदा होता है, राइट। यानी कि वन स्टेप रिएक्शन हो उसमें इंटरमीडिएट पैदा हो जाए, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन के लिए ग्राफ पता कैसे आएगा? लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है आपको पता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो कई बार कंपटीशन में आपको, या आप किसी लैब में जा रहे हो ऑब्जर्विंग एंगल से आपको स्टडी करना है, तो यार कि अगर वन स्टेप रिएक्शन है तो वहाँ इंटरमीडिएट एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि इंटरमीडिएट जो होता है वो या तो टू स्टेप रिएक्शन में होगा या मोर देन टू स्टेप रिएक्शन में होगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट आपकी इन एवरी रिएक्शन होती है। चाहे वो टू स्टेप है तब भी ट्रांजिशन स्टेट होगी, वन स्टेप है तो होगी ही होगी, थ्री स्टेप, फोर्थ स्टेप, हर एक स्टेप ऑफ रिएक्शन में मैकेनिज्म में ये इन्वॉल्व रहता है। देखिए एक और चीज़, ट्रांजिशन स्टेट स्टूडेंट्स कैसी होती है अभी कि इसमें कंप्लीट ना ब्रेकेज होती है ना कंप्लीट मेकिंग अप भी नहीं होता। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ हो रहा है कि ए और मेरे पास एक ए है सपोज और बी, और इसको बनाना है सी प्लस डी के साथ, इसकी रिएक्शन होनी है, और इसे बनाना है आपके पास ए सी और बी डी। मान लीजिए ये रिएक्शन होने वाली है, तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी कि ए अभी बी से टूट रहा है, मैं बीच में दिखा रहा हूँ, इससे बनाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ए अभी ब्रेक हो रहा है, बी को छोड़ रहा है, और बी जो है वो धीरे धीरे किसके साथ जुड़ रहा है? डी के साथ भी। किसके साथ जुड़ रहा है? ये डी के साथ भी जुड़ रहा है। और ये जो डी है क्योंकि सी के साथ था तो ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है सी से, और ए जो है वो जुड़ रहा है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? मेकिंग हो रही है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे मेकिंग हो रही है। ब्रेकिंग और मेकिंग फेनोमेनन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। मतलब अगर ब्रेकिंग 50% हुई है स्टूडेंट्स तो मेकिंग भी 50% हुई है, राइट। अगर ऐसी स्टेट होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये अभी स्टेबल स्टेट नहीं है क्योंकि अभी यहाँ रिपल्सन के कॉजेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है जहाँ 50% मेकिंग होती है, 50% ब्रेकिंग होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास मेकिंग जो है वो 80% आ जाए, 80 to 90%, तकरीबन पूरी तरह से नहीं होता वो भी, और अगर आपके पास जो ब्रेकिंग है वो 10 to 20% रेशो रखी गई है, अगर ऐसा हो जाए कि मेकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ब्रेकिंग बहुत कम हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। एक और बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि वहाँ ब्रेकिंग का जो रेशो रहेगा आपके पास वो 10 to 20% रहेगा, ठीक है, और मेकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी सी ब्रेकिंग रही है 10 to 20%, और मेकिंग जो है वो 80 to 90% पहुँच चुकी है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें अभी ब्रेकिंग और मेकिंग लगभग इक्वल जैसी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम डिफ्रेंशिएट करें पहले हम अपने इंटरमीडिएट को ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? नंबर वन, ये तो टू स्टेप रिएक्शन में होती है या मोर देन टू स्टेप रिएक्शन, मोर देन टू स्टेप रिएक्शंस में होती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट एवरी स्टेप ऑफ रिएक्शन, एवरी स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये इन्वॉल्व रहती है। सेकंड, अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट मेरे पास कैसे होते हैं? ये मेरे पास आयोनिक भी होते हैं, जैसे कि आयोनिक कौन कौन से? कार्बोकैटाइन है ना, हम उसको डिस्कस कर ही रहे थे अभी। सेकंड वन इज कार्बेनाइन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है, आपको पता है। इसके ऊपर sp2 हाइब्रिडेशन होती है, कार्बेनाइन पे sp3 हाइब्रिडेशन होती है। थर्ड, ये मेरे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, राइट। न्यूट्रल मीन्स बोले तो मेरे पास जैसे कार्बिन, नाइट्रिन, ये कैसे हैं? न्यूट्रल भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं जो ट्रांजिशन स्टेट मेरे पास होती हैं, राइट, वो कैसी होती है? दे न्यूट्रल, वो अभी न्यूट्रल होती हैं। इम्पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है 50-50%, 50% अगर नेगेटिव आएगा तो 50% वहाँ क्या आ रहा होता है? पॉजिटिव, जिससे ये न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। थर्ड, जो स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं वो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हैविंग मोर एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती हैं। तो इनकी एनर्जी कैसी होती है ट्रांजिशन स्टेट की? लेसर एनर्जी, लेस एनर्जी। फोर्थ,
अगर मोर एनर्जी है भैया तो ये अनस्टेबल हैं, इतने स्टेबल नहीं है। कौन से स्टेबल? थर्मली अनस्टेबल हैं ये, काइनेटिकली नहीं, थर्मली अनस्टेबल हैं। और ये कैसे हैं? ये थर्मली जो है वो कैसे हैं? स्टेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक डिफरेंस आप ज़रूर याद रखिएगा इंटरमीडिएट और उसमें। तो होप सो आपको समझ आया होगा। इंटरमीडिएट हमने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया इसमें, कार्बोकैटाइन, और लेटर हम कार्बेनाइन का और ज़्यादा इंटरमीडिएट का भी डिस्कस करेंगे लेटर वीडियोस, जैसे नाइट्रीन और ये सब। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा टू बेसिक लेवल कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं और कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, इनकी जनरेशन मैंने आपको बताई। तो हमें जो मेन पॉइंट याद रखने होते हैं, एक इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी होती है इंटरमीडिएट की, इसकी हाइड्रेशन वगैरह, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी। सेकंड, हम इसका ग्राफिकल व्यू भी ले चुके हैं, इसका ग्राफिकल व्यू कैसा था। ठीक है, थर्ड वन, हमने ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में एक क्या समझा, डिफरेंस भी समझा। फोर्थ, इनकी जनरेशन कैसे हुई, प्रोडक्शन कैसे हुई, वो भी हमने यहाँ डिस्कस की। तो ये 4 टॉपिक जो है कंप्लीट हमारे पास एक पैकेज दे रहे हैं अबाउट सॉरी, एक और चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की, 5वां मैकेनिज्म, जो हमने मैकेनिज्म भी यहाँ डिस्कस करा। मैकेनिज्म में हमने क्या किया, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन, वो भी इंपॉर्टेंट था। मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट। तो आपको पता है इससे फ्री रेडिकल पैदा होता है, इससे हमारे पास आयनिक भी पैदा होते हैं। तो ये 5 टॉपिक से बन के हमारा आज का टॉपिक था इंटरमीडिएट। होप सो आपको समझ आया होगा कि कैसे हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।